नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। अब हम लोग इस पॉलिटी की सीरीज में मूल अधिकार जो है वो उनको पढ़ने वाले हैं। आपको कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन की क्लासेस प्रोवाइड कर सकें, आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकें, आउटपुट दे सकें, इसलिए क्लासेस जो है वो मैनेज की गई हैं। तो चलिए हम लोग पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। आज हम लोग मूल अधिकार को देखने वाले हैं। कुछ पहले बेसिक्स हम लोग देखेंगे। मूल अधिकार, पहले ये देखिए अधिकार क्या होता है। देखिए, घर के अंदर कोई बड़ा बच्चा होता है, वो अपने छोटे बच्चे पर, यानी कि घर के अंदर जो बड़ा बच्चा होता है वो घर के ही छोटे बच्चे पर जो है वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ये मत कर, वो मत कर। मतलब जब कोई व्यक्ति उच्चस्थ स्थिति में होता है तो वो अपने निम्नस्थ स्थिति वाले व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो किसके तहत करता है? वो अधिकार के तहत ही करता है। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि आरएस प्रीलिम्स के अंदर 2016 में एक प्रश्न जो है वो यहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको जरूर देख के जाइएगा। अधिकार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। लोक लक्ष्य अधिकार होते हैं और व्यक्ति लक्ष्य अधिकार होते हैं, जो कि केवल व्यक्ति को टारगेट करते हैं। अनुच्छेद 25 जो है इसका उदाहरण है। जैसे धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। जैसे इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति लक्ष्य है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है। अब एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो लोक लक्ष्य अधिकार है, जो कि किसी समूह के द्वारा जो है डिमांड की जा रही है। दूसरा देखिए, संवैधानिक अधिकार होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अंदर होता है। जैसे मूल अधिकारों को हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर होते हैं विधिक अधिकार, जिनको विधि बनाकर, एक कानून बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रचलित विधि के अनुसार। जैसे आरटीआई जो है, इसकी हमको जरूरत थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो एक विधि बनाकर जो है वो बेसिकली इस अधिकार को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर है पूर्ण एवं आंशिक अधिकार। ये क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई संपत्ति है, वो संपत्ति आपकी है तो आपका जो है उसके ऊपर पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर आपने उसको गिरवी दे दिया है तो जो गिरवी रख रहा है उसके पास में उसके आंशिक अधिकार जो है वो हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है कि गोल्ड वगैरह आप लोग लोन लेने के लिए लेते हैं तो बैंक वाला जो है उसके पास में उसके आंशिक अधिकार जो है वो चले जाते हैं। फिर देखिए सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। जैसे आप लोग आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो विधि के शासन का उल्लेख करता है। जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है ये बेसिकली नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये एक पॉजिटिव अवधारणा है। तो यहां से आप लोग जरूर इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अधिकार, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंसान जो है जन्म लेता है तो पूरे विश्व के अंदर चाहे कहीं पर भी चले जाए वो आसानी से अपने अधिकार, जैसे रोटी कपड़ा मकान जो है उसको प्राप्त हो जाता है। तो मानवाधिकार जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो किसी राष्ट्र की सीमा में ही जो है वो रहते हैं। अगर आप अमेरिका में जाके जो है स्पीच की फ्रीडम मांगेंगे तो वहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रीय अधिकार है और मानव होने के नाते आपको मानवाधिकार मिलते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्यों कहलाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक विकास, व्यक्ति का आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है, आप चाहकर भी अधिकार नहीं छोड़ सकते हैं, इनका उल्लंघन जो है वो नहीं हो सकता है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रोवाइड होते हैं। यह न्याय योग्य है। न्याय योग्य मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो न्यायालय के शरण में जाकर उनको प्राप्त कर सकता है। फिर देखिए संविधान में स्थान दिया गया है। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक जो है वो मूल अधिकारों का उल्लेख है। 35 तक है। वैसे संविधान संशोधन के अतिरिक्त बदलाव नहीं हो सकता। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो कि ये बताता है कि संविधान के किसी भाग में अगर संशोधन करना हो तो हम लोग आर्टिकल नंबर 368 का सहारा लेंगे। उसके अलावा संविधान के अंदर या मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। यह संपूर्ण नहीं होते हैं। मतलब संपूर्ण होने का मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो इनमें ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक हम लोग कह सकते हैं कि अपने आप में ये संपूर्ण इसलिए नहीं होते क्योंकि कई बार जो है राज्य, जैसे आपातकाल है तो आपातकाल के समय क्या होता है कि इनको निर्बाधित कर दिया जाता है, तो संपूर्ण नहीं होते, कहीं ना कहीं रोक जो है वो इनके ऊपर होती है। मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1925 के अंदर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था जिसमें एनी बेसेंट ने इसकी मांग की थी। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र भी किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। 1931 के अंदर कराची अधिवेशन हुआ था और नेहरू ने इसकी जो है अध्यक्षता भी की थी। ये ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ भी चुका है। 1945 के अंदर तेज बहादुर सप्रू जो है उन्होंने सबसे पहले मौलिक अधिकारों के लिए कहा था कि संविधान के अंदर इसका शामिल होना जरूरी है। तेज बहादुर सप्रू वही व्यक्ति हैं जो कि अंबेडकर
और गांधी के बीच में जब पूना पैक्ट होता है तो बीच में मध्यस्थता भी करते हैं? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है। मौलिक अधिकारों का अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक जो है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 व 30 जो है वो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहां पर सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात क्या है? वो ये है कि आप लोग जब यहां पर काउंटिंग करेंगे, देखिए यहां पर जैसे समानता के अधिकार हैं तो कुल कितने अधिकार हैं? 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए? 5 अधिकार जो है वो यहां पर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 5 अधिकार जो है वो यहां पर हो चुके हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। ऑलरेडी आरएस मेंस के अंदर ये आ चुका है। आप लोग को पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 के अंदर किया गया था, 19F के अंदर किया गया था, जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में करते हुए अनुच्छेद 300A में इसको जगह दी गई है और एक सामान्य विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो वो बेसिकली क्या कर सकता है कि न्यायालय की शरण में जो है वो जा सकता था, लेकिन अब जो है ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब जो है वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 12 के बारे में देखें तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित है तो वो राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। जब आप लोग आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई से इंफॉर्मेशन वहीं से प्राप्त हो सकती है जो कि राज्य की परिभाषा में, डेफिनेशन के अंदर शामिल हो। ठीक है, अनुच्छेद 13 देखिए, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण। मान लीजिए कोई विधि ऐसी है जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो उस विधि को क्या कर सकते हैं? शून्य कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन को जो है वो परिभाषित नहीं किया गया है। बेसिकली न्यायिक पुनरावलोकन ही हम लोग इसको कहते हैं कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो उसको वापस से जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये दोनों टर्म आप लोग को याद रखनी है, यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और अद्वितीयजन का सिद्धांत तीनों जो है वो अनुच्छेद 13 से ही रिलेट करते हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए कि संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई विधि ऐसी है जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है, उस स्थिति के अंदर वर्तमान का कानून जो है उसको ओवरलैप कर लेगा, आच्छादित कर लेगा, उसको लागू नहीं होने देगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि एलजीबीटी को पहले अधिकार प्राप्त नहीं थे लेकिन बाद में अधिकार दिए गए थे। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि हमको पूरे के पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका कोई पार्ट ही अगर मान लीजिए कि उसमें कोई खामी है तो उसको हम लोग शून्य कर सकते हैं। जैसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अधिनियम था जो कि वर्ष 2000 में बनाया गया था, उसकी एक धारा थी 66A, तो पूरा कानून ना रद्द करते हुए उसकी एक धारा जो है उसको ही हमने रद्द किया था, तो वो है पृथक्करण का मतलब एक अलग कर लिया है। अद्वितीयजन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई जिस भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है वो स्वयं से मूल अधिकार को त्याग नहीं कर सकता है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने आप से मूल अधिकारों का त्याग जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक जो है एक बेसिक जानकारी हम लोगों ने ले ली है। ये मौलिक अधिकारों का फर्स्ट लेक्चर था। अगर वाकई में आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आप लोगों से एक बेहतरीन सहयोग ये चाहिए जो आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।